चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में। देखो कंट्रोलिंग आपका सबसे लास्ट चैप्टर है और मैंने आपको बोला था ये जो मैनेजर होते हैं ना, मैनेजर, इसमें सबसे नीचे वाला मैनेजर कौन सा होता है? नीचे का मतलब नीच नहीं है, सबसे लास्ट लेवल पे काम कर रहा था, क्या नाम है उसका? ऑपरेशन लेवल वाला मैनेजर। और ये जो ऑपरेशन लेवल वाला मैनेजर होता है ना, ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है? वर्कर के, जो काम कर रहा होता है ना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। आप ऐसे समझो कि ये लास्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। अच्छा, इसका क्या काम होता है? फिर इसका काम होता है कंट्रोलिंग। जैसे देखो मैं बहुत हद तक कोशिश करता हूँ आपको कंट्रोल करने की, लेकिन उल्टा मैं ही कंट्रोल हो रहा होता हूँ ना कि सर आज क्लास इतने बजे होगी तो उतने बजे ही होगी, तो मुझे उतने बजे रखना पड़ता है ना। जैसे मैं 4 बजे मैसेज डालता हूँ आज 4 बजे क्लास है, फिर मेरे पास मैसेज आते हैं 4 बजे तो क्लास कर ही नहीं सकते आप, फिर मैं 5 करता हूँ, है ना, ऐसा होता है ना। ठीक, तो इसका मतलब मैं भी एक मैनेजर हूँ, इसके पास पावर नहीं है, ये भी वैसा मैनेजर होता है, ठीक है, पावरलेस मैनेजर, कंट्रोलिंग। ठीक, अच्छा अब इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं सर। लेकिन ये क्यों जरूरी है? आप समझो कि आपकी लाइफ में मैं क्यों जरूरी हूँ। इट इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। मतलब इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम है जो प्लानिंग, आई मीन टॉप मैनेजर वाले ने जो प्लान बना दिया और जो मिडल वाले ने उसको एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक, कि ऐसे ऐसे काम होगा, इतने इतने लोग लगेंगे, लेकिन क्या वो काम वैसे हो रहा है ये मैं देखूंगा खड़े होके। तो इट इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स, ये हो गई पहली चीज। दूसरा, रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब मैं वो मैनेजर हूं जो लोगों को काम करते हुए देख रहा हूं, लेकिन आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉस तब होगा जब काम करने वाले लोग काम नहीं करेंगे। देखो प्लानिंग तो हमेशा से ही बेस्ट होती है, लेकिन सक्सेस तब होगा जब वो वैसे एग्जीक्यूट हो जैसा मैंने प्लान किया था, लेकिन वो एग्जीक्यूशन तो वर्कर ही करेगा। तो मेरा बस काम है जो रिसोर्सेस काम कर रहे हैं ना, मुझे बस ये चेक करना है कि वो इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 2 प्लान हो गए, आई मीन 2 पॉइंट हो गए। थर्ड, ब्रिंग बैक टू प्लानिंग, ये लास्ट स्टेज है। ये लास्ट स्टेज, इसका मतलब कंट्रोलिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब मैं बोलूंगा भैया जैसा तुमने बोला था ना मैंने देखो वैसे करवा लिया, इसका मतलब अब ये वाला गोल अचीव, अब नेक्स्ट गोल अचीव के लिए नया प्लान बनेगा। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग लास्ट स्टेज है। इसके बाद हम लोग वापस कहां चले जाते हैं? प्लानिंग में। नाउ कम्स टू लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। लेकिन देखो जो कोऑर्डिनेटर वाला जो मैनेजर है ना, वो सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि सर जैसा आपने बोला था काम मैंने करा दिया, वो उसके साथ कुछ फीडबैक भी देता है। फीडबैक, सर आपने जैसा बोला था ना जिस स्टैंडर्ड के साथ कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनने चाहिए या 20 यूनिट बनने चाहिए, सर आपने बोला था 20, मैंने बनवाया 22। आपने बोला था 1 घंटा लगना चाहिए, सर मैंने आधे घंटे में काम करवाया। तो मेरे ये इनपुट्स अब नए प्लान्स को बनाने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब मैं नए प्लान, फ्यूचर प्लान बनाने में आपकी हेल्प भी करता हूँ। तो 1 2 3 4 पॉइंट अभी मैं आपसे सुनूंगा, आपको दिया 1 मिनट, जल्दी से सुनाओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मीनिंग को बहुत अच्छे से याद किया, लेकिन आप एक चीज ऐसे समझना, चाहे आप बेसिक के अंदर कुछ भी करो, एक चीज आपको हमेशा मिलता है, इसका नाम है इंपॉर्टेंस। अब सर क्या कंट्रोलिंग वाला मैनेजर लगाना जरूरी है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्या ये बेनिफिट करता है कि मैं कंट्रोलिंग का मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाऊं? तो वो आपको कहता है कि जी अगर आपको ये 6 बातें अचीव करानी है तो आपको कंट्रोलिंग वाला मैनेजर लगाना पड़ेगा। ये आपको पहले हेल्प करेगा गोल अकम्प्लिशिंग एक्टिविटीज में। मतलब देखो जी, टॉप मैनेजर वाला ऊपर बैठा प्लान बना के घर चला गया, मिडल वाला उसको एग्जीक्यूट करके चला गया, लेकिन काम कैसे होगा ये इंपॉर्टेंस में आता है कंट्रोलिंग के। ये आपके गोल को अचीव कराने में पूरी हेल्प करते हैं। तो ये पहली चीज हो गई। मैं अभी हेडिंग करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कंटेंट भी लर्न कराऊंगा। आगे, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखो जी, देखो जो मैं हूं ना, मैं जो मैनेजर जिनको काम करता हुआ देख रहा हूं, आप ये मत समझो कि मुझे वो काम आता नहीं है, नहीं, मैं उस काम का एक्सपर्टीज रखता हूं अपने पास, लेकिन अब मैं उस काम को करता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूं, अगर मैं वो काम करूंगा तो मैं 1 घंटा ही दे पाऊंगा, लेकिन अगले 1 घंटे में मैं ऐसे 100 लोगों को वैसा काम करते हुए देख सकता हूं और उनको सिखा सकता हूं। तो इसका मतलब मैं उनके स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को चेक कर सकता हूं। आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था और मेरे अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है, मैं उनको चेक कर सकता हूं। अगर मुझे लगेगा कि इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, मैं आगे सजेस्ट करूंगा। तो दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तीसरा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये तो यहाँ पे भी था सर, यहाँ पे भी है। अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर अच्छे से काम करें तो आपको कंट्रोलिंग वाला मैनेजर चाहिए। तीसरी बात हो गई। चौथा, इंप्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन। लेकिन देखो ये जो होता है ना, ये जो कंट्रोलिंग वाला मैनेजर होता है, ये अपने आप को, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उसको अपना भाई बना के रखता है, उसके यूनियन से रिलेशनशिप डेवलप करके रखता है, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनता है और जो इफेक्टिव बातें होती हैं उनको ऊपर भी पहुंचाता है। कहने का मतलब ये एम्प्लॉई को मोटिवेट रखता है। और जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे, जो सबसे सक्सेसफुल
फैक्टर है वो एम्प्लॉई ही है, तो इसलिए आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉई वाला ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, उसको मोटिवेट ये कंट्रोलिंग वाले मैनेजर करते हैं। तो सर यहाँ पे हो गए 4 पॉइंट। पाँचवा, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पे 2 वर्ड आया, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना। देखो, मैंने एक बार मोटिवेट किया, तुमने काम किया, मैंने दोबारा मोटिवेट किया, तुमने दोबारा काम किया, लेकिन मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहता है, आपका डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। और ये कंट्रोलिंग वाला मैनेजर आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको ऑर्डर बताता है। ठीक, 5 पॉइंट हो गए। लास्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब ये बात तो आपको पता है ना, हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज कराता है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब आपको भी पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय का काम रुक गया तो आगे सारे एम्प्लॉयज का काम रुक जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना जो वहां से स्टार्ट हुई हैं, चलते 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 नीचे तक आई हुई हैं, तो इसका मतलब एक भी खराब हुआ तो पूरा काम रुक जाएगा। इसीलिए मैं, आपने पढ़ा था ना गैंग प्लैंक, ये सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। गैंग प्लैंक के अलावा आपने क्लर्क बहुत तरीके के पढ़े थे कि सर गैंग बॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उन सब में कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करता है और तभी चीज़ें अचीव हो पाती हैं। अब मैं आपसे कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस बहुत जल्दी सुनूंगा, जल्दी से सुनाओ, इसके बाद इसकी डिटेल करते हैं। अभी देखो, आप लोगों ने हेडिंग सुनाई, अब मेरा काम है कि मैं आपको इनके अंदर के कंटेंट का वो कीवर्ड्स बताऊं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे तो मेरे पास भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है कि जो बच्चा मुझे ध्यान से सुन लेता है और एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन के आंसर मैं उसके कान में एग्ज़ाम के टाइम पे बोलने लग जाता हूँ। आपको बस मुझे ध्यान से सुनना है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बच्चों ने आके बोला है, सर ऐसा लग रहा था कि हम आंसर लिखें पीछे खड़े होकर आप बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा होगा, बस ध्यान से सुनना है। सबसे पहले गोल अकम्प्लिशिंग एक्टिविटीज़, इसके अंदर कौन से कीवर्ड हैं जो आपको लिखना है? आपको इसमें लिखना है कि आपका मैनेजर इस वाले पॉइंट से आपको ऑन द ट्रैक रखता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए फुल फोकस से काम करवाता है। समझ में आया? मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करता है, फुल फोकस से काम कराता है, ऑर्गेनाइजेशन को राइट ट्रैक पे रखता है। डन? चलो सर, कीवर्ड्स आ गए। दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे कौन से कीवर्ड आए हैं? यहाँ पे है कि वो आपके बने हुए स्टैंडर्ड प्लान्स की एक्यूरेसी को और उससे मिलने वाले ऑब्जेक्टिव की एक्यूरेसी को जज करता है कि जैसा आपने प्लान बनाया था पेपर्स पे और जैसा मिडल वाले ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया था, अब जब उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है तो क्या वो स्टैंडर्ड से मैच करता है, और अगर नहीं करता तो कितना डेविएट कर रहा है, डेविएशन कितना है। अगर डेविएशन नेगेटिव साइड है तो इसके चेंजेस को ये रिकमेंड करेगा कि सर जो प्लान आपने बना के दिया है वो क्या नाम है, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूटेबल नहीं है, या फिर सर आपने जो प्लान बनाया था आपने कम एफर्ट्स डाले थे, अब प्लान उससे ज्यादा काम कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे है डेविएशन। डेविएशन आपके लिए कीवर्ड है। तीसरा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, और इसके कंटेंट में जाके आप कीवर्ड देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है मिनिमाइज वेस्टेज। अब ठीक बात है कि अगर वेस्टेज कम होगा तो रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। डन? अगला, उसके बाद है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब इसके कीवर्ड में वो लोग ये कहता है कि एम्प्लॉय के मोटिवेशन का काम है कि कंट्रोलिंग वाला मैनेजर को पहले से एडवांस में पता होता है कि एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम उनके अकॉर्डिंग ही अपने प्लान को बनाते हैं। मतलब ये कंट्रोलिंग लेवल पे भी एक प्लान बनता है जहां पे हमें काम कैसे करवाना है, उस वाले काम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ वाला मैनेजर इज वेरी मच अपडेटेड कि आपका एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे कब उसको छुट्टियां चाहिए, कब उसको ब्रेक चाहिए, वो सब इसको पता होता है। ठीक, अगला, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ इंश्योर एंड ऑर्डर डिसिप्लिन के अंदर कीवर्ड जो आता है वो कीवर्ड ये है कि ये यहाँ पे एम्प्लॉय जो डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज करते हैं या तो उनको रोकता है या वो होने ही नहीं देता है। मैंने क्या बोला? डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज को कम करता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। और कोऑर्डिनेशन के लिए वो जो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है ना, एनसीईआरटी ने वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है, और बस इतना सा कहा है कि ये सारे कामों में कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉय से ही होगा, एम्प्लॉय से मेरे ऊपर आएगा, मेरे से मेरे ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग की बात यहाँ पे हुई है। चलो सर, मैंने इसके कंटेंट भी आपको बता दिया। डन? चलो सर, अब जल्दी से मूव करके हम लोग आते हैं लिमिटेशन में। देखो जी,
कायदे से तो इसकी कोई लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर लिमिटेशन है तो एक बार हम देखते हैं कंट्रोलिंग में कितने लिमिटेशन है सर। 4 हैं। पहला, कॉस्टली अफेयर। आप ऐसे समझो कि एक ऐसा मैनेजर जो कुछ करेगा नहीं, बस हाथ में हाथ डाल के ऐसे टहलता रहेगा, और टहलते टहलते बस वो लोगों को देखे, अरे यार तुम ठीक से नहीं कर रहे, तुम ठीक से करो। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज में मोटिवेशन की कमी है, जिस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए या फिर डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, या वो काम करते हैं कि नहीं बस इसको देखने के लिए, मैंने एक आदमी अपॉइंट किया मैनेजर लेवल का। अब आप कहोगे सर ये वाला काम तो आपका सीसीटीवी भी कर सकता है, बट सीसीटीवी की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए हमें कंट्रोलिंग यूज करनी पड़ती है, जो कि एक कॉस्टली अफेयर है सर। दूसरा, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एक ये भी लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की कि मैं बहुत बढ़िया अपना काम करता हूँ, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनको ना प्रॉब्लम होती है जब मैं उनसे पूछता हूँ आज क्या किया ये बताओ, या कहाँ जा रहे हो, या लंच में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उनको लगता है यार ये क्यों ही पूछता है, मैं तो अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, मैंने 1 घंटे का काम आज आधे घंटे में कर दिया, तो मैं आधा घंटा घूमने जा रहा हूँ। लेकिन सर इससे एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गई 2 बातें। तीसरा, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। अब इनका ये कहना है कि सर जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, हमने तो कंट्रोलिंग को लगाया था कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन उतना हद तक कंट्रोल नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर। एंड फर्स्ट, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। अब आपने एम्प्लॉई के लिए तो एक स्टैंडर्ड बनाया कि अगर एक एम्प्लॉई एक मशीन पे बैठा है, मान लेते हैं स्टिचिंग की मशीन है और उसको कपड़े सिलने हैं, उस पर आपने कंट्रोल लगाया कि देख सुन, सुबह 10 बजे काम करने बैठा है मशीन में, 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद भी शाम के 5 बजे तक 8 पीस सूट रेडी हो जाने चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल लग गया। अब आप एक बात ऐसे समझो, कंट्रोलिंग वाले मैनेजर के स्टैंडर्ड कैसे चेक होगा कि आपको किसको बोला क्या करने के लिए। वो उसको 8 पीस बनाने के लिए बोले थे, सब लोगों ने 8-8 पीस बनाए, लेकिन फिर तुमने क्या किया। अब ये कहता है कि सर अगर मैं नहीं होता तो वो 8 नहीं बनाते। हम क्या कहते हैं, अरे भाई जब उनका स्टैंडर्ड ही 8 है तो 8 ही तो बनाएंगे। तो सर इसका मतलब ये एक बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है कि आप कंट्रोलिंग के मैनेजर को क्वांटिटेटिव टर्म्स में कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। बोलो बात समझ में आई क्या। तो इसकी हेडिंग्स भी आपको याद हो गई, और अंदर का कंटेंट जो मैंने बताया इतना ही जनरल लिखा हुआ है। अब लास्ट देखते हैं सर, प्रोसेस। कंट्रोलिंग कैसे होती है, क्या आपको प्लानिंग के प्रोसेसेस पता है। हाँ जी सर, आपको प्लानिंग के प्रोसेसेस पता है, और भी आपको बहुत सारी चीज़ों के प्रोसेस पता है। अब हम लोग जरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस देखते हैं। ये हिरार्की वाइज ही काम करेगा, और ये अच्छा है। ये जो कह रहा है ना कि हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका मीनिंग निकलेगा। पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमने क्या किया कि काम क्या होना है वो सेट किया। मेरा काम नहीं, एम्प्लॉइज क्या काम करेंगे वो काम मैंने सेट कर दिया। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इसको देखो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, हमने बोला था कि आज टोटल 100 एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं और हर एम्प्लॉइज बनाने वाला है 10 पीसेस, तो शाम तक 1000 पीसेस रेडी हो जाएंगे। डन। 100 एम्प्लॉय काम करने वाले, हर एम्प्लॉय 10-10 पीस रेडी करेंगे, तो टोटल कितने पीसेस रेडी हो गए, 1000 पीस हो गए। लेकिन जब एक्चुअल में शाम को मैंने कैलकुलेट किया तो 900 पीसेस ही रेडी हुए थे। तो सर पहला हुआ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद मैं एक्चुअल परफॉर्म कर रहा हूँ तो 900 है। फिर मैंने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो मुझे पता चलता है कि सर हम लोगों ने 100 पीस कम बनाए हैं। डन, तो 100 नेगेटिव में आ गया। फोर्थ, एनालाइजिंग डेविएशन। अब हम इस डेविएशन का पता लगाएंगे कि आखिर गलती किस लेवल पे हुई है। मैनेजर के पार्ट से गलती हुई थी स्टैंडर्ड बनाने में, या फिर काम करने वाले लोगों ने गलती की थी। ठीक, अच्छा। अब जब मुझे पता चल गया सर आपका जो प्लान था ना, प्लान वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा, फिर मैं क्या करूंगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कल जब मैं नया प्लान बनाऊंगा काम कराने का, तो वहां पे मैं स्टैंडर्ड ही कितना सेट करूंगा, 900 का। बोले बात समझ में आई क्या। अब दिया आपको 1 मिनट, 1 मिनट में मैं ये सब आपसे पूछूंगा। चलो जल्दी से कर दो। चलो नालायक बच्चों, ये हो गया। अब ना चैप्टर ऐसे समझो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नहीं मजाक नहीं, सच्ची आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ। सुनो, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आया था ना, कहाँ पॉइंट आया था, यहाँ पॉइंट आया था, एनालाइजिंग डेविएशन। अब इसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था कि आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया, 1000 पीस बनने चाहिए, एक्चुअली में बना 900। आपने कंपैरिजन किया, पता चला 100 पीस कम बने, फिर आपने उसका पता लगाया कि आखिर कम क्यों बना। उसके बाद आपने फिर नए प्लान्स बनाए। लेकिन आखिर एनालाइजिंग डेविएशन में होता क्या है सर, 2 चीजें होती हैं डेविएशन को एनालिसिस करते समय। 2 चीजें होती हैं। पहली चीज का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल,
और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब सबसे पहले ये देखो क्रिटिकल, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए मुझे क्रिटिकल लग रहे हैं, लेकिन मैं अभी बोल नहीं रहा कुछ, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है ना, आपको वही कंट्रोल करना है। अब मैं आपसे पहले एक एग्जांपल पूछता हूँ, आप मुझे बताना। हमारे यहाँ पे 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। और हमारे यहाँ पे ना कुछ चीजें कुरियर भी होता है, हम लोग अपना सामान कुरियर भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो पूरे साल के अंदर कुरियर करते हैं ना, वो सिर्फ 1 लाख रुपीज का करते हैं। लेकिन हम लोग जो एम्प्लॉई को सैलरी और वेजेस बांटते हैं वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए बांटते हैं, ठीक, 100 करोड़ और 1 लाख। अब एक दिन मुझे पता चलता है कि कुरियर वाले अपने कीमत को, अपने प्राइसेस को 15% से बढ़ा रहे हैं। अब 1 लाख की जगह मेरा कितना खर्चा होगा? 1,15,000 रुपए। लेकिन जो 100 करोड़ रुपए का खर्चा है एम्प्लॉय के कॉस्ट में, वहां पता चला कि वो लोग उसको 3% से बढ़ाना चाहते हैं। बताओ मैं 3% से बढ़ाने दूंगा कि नहीं दूंगा? और उधर 15% बढ़ गया, वो चल रहा है, यहाँ 3% नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है परसेंटेज में भले ये कम हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब एम्प्लॉय की सैलरी वजह से क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखिए सर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है इट फोकसेस ऑन की रिजल्ट एरिया। एक ऐसी जगह पे ये लोग कंट्रोल करें जो कि आपका की रिजल्ट एरिया। अब इसको मैंने बोला KRA, ठीक, आगे KRAs have been designated as important point, ठीक। अब इनको important point बोला जाता है। अब बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट रखते हो और आपको अगर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करना है, फिर उसको सेट करना है, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप किस पॉइंट को KRA बोलोगे और किसको इग्नोर कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाया, देखो 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट is more troublesome than a 15% increase in postal charges। बोलो समझ में आया क्या? एग्जाम में आपको वो एक केस स्टडी बना के देगा, केस स्टडीज में ऐसे एग्जाम्पल या फिर ऐसे मिलते जुलते एग्जाम्पल बनाएगा और फिर पूछेगा एज अ कंट्रोलिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी आप किन किन पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बनाओगे और उस पर काम करोगे। तो आप अच्छे से उसको स्टडी करोगे तो आपको बहुत पता चल जाएगा। आपको परसेंटेज पे ध्यान नहीं देना है, आपको फिगर्स देखना है कि उससे कंपनी पर कितना इंपैक्ट करेगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखते हैं सर, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक बहुत पुरानी कोटेशन भी है और उसका एक मीनिंग ये निकलता है कि अगर आप ये चाहोगे ना कि मैं सारे काम कर लूं, तो एट द एंड आप कोई सा भी काम नहीं कर सकते। और ये इसी बिलीफ पे बना हुआ है। देखो, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल एवरीथिंग लीड्स टू मैनेजिंग नथिंग। जब आप सब करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। डन? अच्छा, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल में कैसे सेट किया? देखो ये कह रहा है कि इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट बियॉन्ड 2% शुड ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि जब तक 2% से कम है कोई बात नहीं, चलने देते, लेकिन जब 2% से ज्यादा हो जाएगा ना, तब मैं इस पॉइंट पे अपने आप को इन्वॉल्व करूंगा। कहने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट बनाने के बाद मैनेजर उस पॉइंट से नीचे तक उसको इग्नोर करता रहेगा। मैंने क्या बोला? 5% मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्या हो गया? मैंने बोला कि ये जो 5% है ना, ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है 5%, लेकिन अगर 5% से नीचे तो मैं उसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखूंगा और मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। बोलो बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बनाने के क्या एडवांटेजेस हैं या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बनाने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये रहा उसके 4 एडवांटेजेस। पहला, इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। पहला, अगर आप ऐसा करोगे, फिर छोटी छोटी चेंजेस के लिए आपके पास बार बार इंप्लॉइज नहीं आएंगे ना कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपने उनको पहले से बोल रखा है कि भाई देखो 2% से चेंज होएगा या उससे ज्यादा तभी आप मुझे करना। तो पहला, इसने आपके टाइम को सेव किया, आपके एफर्ट को सेव किया। दूसरा, अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एरिया। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एरिया पे ही अटेंशन करूँ। जैसे अभी पोस्टल चार्जेस 15% से बढ़ गए थे ना, मैं कहा भैया हम ध्यान नहीं दे रहे, आप उसको बढ़ा दो, उसको इग्नोर करो। थर्ड, रूटीन प्रॉब्लम। अब क्योंकि मैंने पहले से सेट कर रखा है चीज़ों को, मुझे पता है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन के हिसाब से आती है, हर वीक के हिसाब से आती है। तो वो हो गया मेरा रूटीन प्रॉब्लम। अरे क्या हो रहा है यार? वो हो गया मेरा
रूटीन प्रॉब्लम। अब वो रूटीन प्रॉब्लम क्या है सर, आर लेफ्ट टू द सबॉर्डिनेट, मैंने अपने से नीचे वाले एम्प्लॉइज पर वो छोड़ दिया कि भैया तुम इसको मैनेज करो। लास्ट, नीड टाइमली अटेंशन एक्शन टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन राइट ट्रैक। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये आपको इंडिकेट करेगा जब चीजें बहुत ज्यादा हार्श लेवल पे चली जाएगी, उस लेवल पे मैं जाके इसको टाइमली ठीक कर लूंगा। मुझे पता है कि 2% मुझे प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन 5% मुझे प्रॉब्लम दे सकता है, तो मैं इसको यहीं पे पकड़ लूंगा और यहाँ पे ठीक करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 10% पे चला जाएगा तो भैया बहुत दिक्कत होगी, और 2% पे जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बोला कि 5% जैसे पहुंचे आप मुझे बता देना। ठीक, बोले बात समझ में आया क्या? तो अभी तक मैंने आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग करा दिया है, इंपॉर्टेंस करा दिया है, लिमिटेशन करा दिया है और प्रोसेस करा दिया है। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको डेविएशन की 2 बातें कराई कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता है और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा इन दोनों की एडवांटेजेस क्या है मैंने आपको ये भी बताया। अब एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक अलग से क्वेश्चन है, ये मैंने प्लानिंग और कंट्रोलिंग से मिला के एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं करा रहा, लेकिन बाद में ज़रूर कराऊंगा। बस आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है? मेरे PDF के लास्ट पेज पे ये है इसका दिया हुआ। ठीक है, चलो थैंक यू।